जब टैक्स सेविंग की बात आती है तो कुछ बातें सबको पता होती है। एटीसी इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस या फिर एचआरए या फिर होम लोन का इंटरेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी टैक्स सेविंग टिप्स हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 5 टैक्स सेविंग टिप्स की बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ बल्कि बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स का भी कुछ और टैक्स बचाने में लीगल तरीके से मदद करेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। नंबर 5, सेक्शन 80GG। मेरे जैसे वो लोग जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा है, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट लिविंग एक्सपेंस रहता है रेंट। ये तो शुक्र है कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को एचआरए का एग्जम्पशन मिल जाता है, बट मान लीजिए आप ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिसको एचआरए मिलता ही नहीं है सैलरी में, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फ्रीलांसर हैं जो रेंटेड घर में तो रहते हैं लेकिन उनका ऑब्वियसली कोई एचआरए नहीं है। वो इससे टैक्स सेविंग कैसे कर पाएंगे? उन सभी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 80GG, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या इवन एम्प्लॉय जिसे एचआरए नहीं मिल रहा है, अगर रेंटेड अकोमोडेशन में ले रहे हैं तो सेक्शन 80GG के तहत इनकम टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन है और इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट बनेगा उतना एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, एनुअल रेंट पेड -10% ऑफ योर टोटल इनकम। कंडीशन सेकेंड, 5,000 रुपये। एंड कंडीशन थर्ड, 25% ऑफ योर टोटल इनकम। इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उतना एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरी यानी ऋषभ की एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए और मैं 10,000 पर मंथ के रेंटेड घर में रहता हूँ। तो पहली कंडीशन बनी रेंट पेड -10% ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर मैंने रेंट पे करी है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 1,20,000 रुपये सालाना, और उसमें से मुझे 10% ऑफ टोटल इनकम यानी 5 लाख का 10% 50,000 रुपये घटाना होगा। तो ये अमाउंट बन रहा है 70,000 रुपये। दूसरी कंडीशन है 5,000 पर मंथ यानी एनुअल बन जाती है 60,000 रुपये। और तीसरी कंडीशन है 25% ऑफ टोटल इनकम यानी 5 लाख का 25% बना 1,25,000 रुपये। इन तीनों में लीस्ट बन रहा है 60,000 यानी मुझे 80GG के तहत 60,000 रुपये का एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखिए। अगर आपके वाइफ के या माइनर चाइल्ड के नाम पर कोई हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उस लोकेशन पर जहां आप रह रहे हैं तो आप ये एग्जम्पशन नहीं ले पाएंगे। और दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी इनकम आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह दिखा रखी, यानी उसकी कोई रेंट वगैरह आपने नहीं दी अपने आईटीआर में, इसका मतलब आप उसी घर में रह रहे हैं, तब भी आप 80GG का एग्जम्पशन नहीं ले सकते हैं। नंबर 4, सेक्शन 80D। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि जो हम मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके प्रीमियम का अमाउंट 80D के अंडर डिडक्शन की तरह क्लेम किया जा सकता है। लेकिन इसमें मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा एक और कंपोनेंट है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो पहले 80D सेक्शन समझते हैं। इसमें अगर आप या आपकी फैमिली यानी वाइफ और बच्चे के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और अगर आप 60 साल से नीचे के हैं तो आप 25,000 रुपये का एनुअल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स का प्रीमियम भी पे करते हैं तो 25,000 इसमें और जुड़ जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट 25,000 से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है जिसमें 5 लाख का कवर है और एनुअल प्रीमियम मेरा जाता है 14,280 रुपये। अब चूंकि मेरा प्रीमियम ही 14,000 रुपये जाता है, मैं 25,000 रुपये का पूरा डिडक्शन नहीं ले सकता हूँ। लेकिन जब आप 80D सेक्शन रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एक और कॉम्पोनेंट है जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। यानी आप अपना अगर फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने वाइफ का, बच्चों का या फिर अपने पेरेंट्स का, तो आप 5,000 रुपये डिडक्शन उसका भी क्लेम कर सकते हैं। मैं पर्सनली हर 6 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराता हूँ और मुझे लास्ट टू लास्ट चेकअप में पता चला कि मेरा विटामिन B12 डेंजरसली लो है। उसके बाद मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया और अभी जो रिसेंट मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया है उसमें वो लेवल नॉर्मल आ गया है। तो यहाँ पर जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है वो 14,280 है और 5,000 रुपये में मैंने और मेरी वाइफ ने फुल बॉडी चेकअप कराया। तो कुल मिलाकर अब मैं 19,280 का डिडक्शन 80D के तहत क्लेम कर सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का फुल बॉडी चेकअप घर बैठे करवाना चाहते हैं तो फार्म इजी ने लॉन्च किया है टैक्स सेवर पैक। फार्म इजी ऐप के थ्रू
आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं और 5,000 रुपए तक का डिडक्शन सेक्शन 80D के तहत ले सकते हैं। ये टेस्ट 84 हेल्थ पैरामीटर्स को बताता है, इंक्लूडिंग लिपिड प्रोफाइल जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बताती है, थायराइड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन। मैंने अपने और शिल्पी के लिए रिसेंटली टेस्ट बुक किया था, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। उन्होंने घर से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और विद इन 24 आवर ऑनलाइन रिपोर्ट भी भेज दी। फार्म इजी का ये टैक्स सेवर पैक ना सिर्फ आपका टैक्स बचाता है बल्कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी मदद करता है। ये टेस्ट बुक करने का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 80D का बेनिफिट लेने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी प्रीमियम अमाउंट आप दे रहे हैं वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू जाना चाहिए, यानी चेक के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू एटसेट्रा। लेकिन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट है वो आप कैश में भी कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर 80D में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड, सेक्शन 80CCD1B। आपको ये तो पता होगा कि सेक्शन 80C और ये दोनों सेक्शन मिलाकर आप टोटल 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन ले सकते हैं, जो PPF, ELSS एटसेट्रा में इन्वेस्ट करने पे आपको मिल जाता है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें एडिशनल 50,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिल सकता है सेक्शन 80CCD1B के तहत, जो आपको मिलता है NPS में इन्वेस्ट करके। अगर 1.5 लाख की इस लिमिट के ओवर एंड अबव आप एडिशनल अप टू 50,000 रुपये NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, केवल टियर 1 अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिसमें लॉक इन पीरियड रहता है अप टू एज 60, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। अगर आप टियर 2 अकाउंट में NPS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 2, टैक्स हार्वेस्टिंग। 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद जब सरकार ये टैक्स लेकर आई तो उन्होंने छोटी सी राहत ये दी है कि 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन टैक्स के लिए माफ होगा। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस 1 लाख की लिमिट को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स लगता है वो केवल रियलाइज्ड प्रॉफिट पर लगता है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग हो और आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंडीशन भी फुलफिल कर ली हो जो 12 महीने की है, लेकिन आपने अपने शेयर्स अभी तक बेचे नहीं है, अपने म्यूचुअल फंड्स अभी तक बेचे नहीं है और वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है, यानी आपकी जो 1 लाख की लिमिट है वो एज इट इज इस साल वेस्ट हो गई। उस 1 लाख की लिमिट को यूज करने का तरीका है टैक्स हार्वेस्टिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मनदीप ने अपने सारे स्टॉक्स होल्ड करके रखे और 3 साल के बाद उससे 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसपे 1 लाख रुपए माइनस करने के बाद 2 लाख पर उसे 10% के हिसाब से 20,000 रुपए का टैक्स देना होगा। वहीं मैंने हर साल अपने प्रॉफिट वाले शेयर बेचे और उसे तुरंत मार्केट से फिर से खरीद लिया। इससे मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हर साल रियलाइज होता चला गया, यानी थर्ड ईयर आते आते मुझे भी टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपए का ही हुआ है, लेकिन मेरा टैक्स बना हुआ है 0। 1-2 मिनट में कंसेप्ट समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप बाद में आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और नंबर 1, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अब मनदीप को तो स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन मैं बहुत नूब हूँ और मुझे एक साल 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट में। मैंने सोचा यार इतना बड़ा नुकसान ऑलरेडी हो गया है, कमाई कुछ हुई नहीं, रिटर्न फाइल करने का क्या मतलब है, मैं रिटर्न ही फाइल नहीं करता हूँ। जब लॉस हुआ है तो सरकार को एनीवेज टैक्स तो देना नहीं है मुझे, रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं। लेकिन ये करके मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के 2 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेट ऑफ मतलब किसी साल में अगर आपका बिजनेस लॉस हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है, उससे आप उस साल होने वाले बिजनेस प्रॉफिट या कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, बिजनेस लॉसेस को बिजनेस गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन जैसा मेरे केस में हुआ, उस साल मुझे प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, टोटल 1 लाख का लॉस हो गया। अब मैं इस लॉस को किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करूं? तो इनकम टैक्स एक्ट आपको ये राहत देता है कि इस लॉस को आप 8 सालों तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे इस साल का जो 1 लाख का लॉस हुआ है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा और अगले साल मान लीजिए मुझे 50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो ये 50,000 रुपये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर भी 50,000 रुपये का लॉस बचेगा और वो अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड होगा और मान लीजिए अगले साल भी मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से 50,000 रुपये लॉस सेट ऑफ करने के बाद बचे हुए 50,000 पर ही मुझे टैक्स देना है।
लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो आपको समझनी चाहिए कि इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिटर्न भरा ही नहीं है तो आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जाने से पहले अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन से फार्म इजी का लिंक चेकआउट करिए और अपना फुल बॉडी चेकअप घर बैठे बुक करिए। ये वीडियो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं, हमारे लिए कुछ फीडबैक है तो भी कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। आपके सारे कमेंट्स को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, कोशिश करके उनका रिप्लाई भी करता हूँ। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय। एग्जाम यानी आ जाएगी बात, आ जाएगी पक्का। हाँ 2-3 मिनट दोगे क्या? 2-3 मिनट बस, लास्ट खत्म करके आ रहा, 2-3 मिनट डन।